थैंक यू सर, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। आप सभी सभी मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सेशन में। और ऑफ कोर्स हम होम्योपैथी के लिए ही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज की होम्योपैथी में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, जो होम्योपैथी के फादर हैं, उनका कल शायद वो क्या 10 अप्रैल है ना, यस। उनकी एनिवर्सरी है। तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत डीप ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय ग्रेट मास्टर हनीमैन, जिनने हमको इस लेवल पर खड़ा किया है कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, है ना। और हमारी खुद की उनकी वजह से आज हम खुद अपनी एक इमेज बना रहे हैं। और उनकी वजह से ही हम कम्युनिटी को जो दे पा रहे हैं, जो उनका ओरिजिनल इंटेंशन था होम्योपैथी को बनाने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी एफर्ट जो इस ग्रुप में हम स्पेशली बात करें तो जुबेर साहब, इजाज साहब, है ना, ईसा मैडम, अदील साहब, ये सारे लोग जितने भी हैं सीनियर्स, बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। और जब देखिए, जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम दूसरे तक पहुंचा भी नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले, और जो हैनीमैन का सबसे पहला जो इंटेंशन था होम्योपैथी के लिए, बस इसीलिए था। हैनीमैन साहब खुद अपने आप में एक बहुत बड़े जीनियस थे। एलोपैथी के भी मास्टर थे वो, लेकिन होम्योपैथी में उनको लगा कि एलोपैथी इज नॉट गुड। तो उनको एक ये नया जरिया मिला प्रैक्टिस का, और इसके तहत उन्होंने होम्योपैथी को इस लेवल पे खड़ा किया कि आज हम उनके उस पे हम खड़े हुए हैं। और होम्योपैथी के थ्रू हम भी स्टैंड अप कर पाए सोसाइटी में, और सोसाइटी में हमारा नाम है, हमारा काम है, और सोसाइटी भी उससे बेनिफिटेड हो रही है। लेकिन उसके लिए हमको एक्चुअली में हमको एफोर्ड करनी है। अभी तक मुझे समझा इतना कि होम्योपैथी एक एंडलेस ओशियन है, जिसपे हमको कितना भी तैरना वो सब इनकम्प्लीट है। लेकिन जस्ट हम सीख जाएंगे तो हम कितना भी लंबा तैर पाएंगे, है ना। तो जस्ट व्हाट आई एम गिविंग टू यू ऑल दीज थिंग्स, जस्ट यू कैन से साइड ऑफ ओशियन, किनारा है जहां पे हम तैरना सीख रहे हैं, है ना। वो फिर जब सीख जाएंगे तो हम कितना भी तैर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये एंडलेस जर्नी है, कभी लर्निंग होम्योपैथी की कभी लर्निंग खत्म होने वाली नहीं है। तो और जो हम सीख रहे हैं अभी इस माइंड मेथड के थ्रू, दिस इज मोस्ट इजिएस्ट वे। देखिए, है ना, और भी इजिएस्ट वे हैं जो आप पकड़ रहे हैं, वो इजिएस्ट वे। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर लर्निंग, है ना, आइडिया, जिसके थ्रू हम मेडिसिन को पकड़ते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक केस शेयर कर रहा हूँ। केस के थ्रू हम होम्योपैथी को समझते हैं, क्योंकि ये प्योर एक्सपीरियंस है ना। तो मैं अपना वीडियो ऑन करता हूँ और इसके थ्रू मैं आपको शेयर करता हूँ एक केस। एक पेशेंट है, वो हमारे सॉरी बच्चों के जो स्कूल। सर, सॉरी, केस शुरू करने से पहले सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि केस जब शेयर करें तो बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे क्वेश्चन, क्योंकि वो आपका जो माइंड है वो फिर उस तरीके से फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो जब आप केस शुरू करें तो हाँ, ठीक है। सबके माइक बंद कर दें। आप केस जब खत्म करें तो उसके बाद ऑन करें। और दूसरा, काइंडली अगर आपके पास स्क्रीन है तो जब आप अपनी रूब्रिक्स के केस का स्क्रीन भी हमसे शेयर करें जो आपने रूब्रिक्स लिए हैं। हाँ, वो स्क्रीन तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। मैं बोलता हूँ आपको, बहुत छोटे छोटे केसेस हैं, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस में बहुत काम आने वाले हैं। मैं वही शेयर कर रहा हूँ, है ना। और इसलिए मैंने वीडियो चालू किया है ताकि आप लोग देखें कि पेशेंट कैसे आके बात करता है। तो एक सिंपल केस है। वो मेरे बच्चे का जो स्कूल है वहाँ पर भी उस बच्चे के फादर आते हैं। और वो अभी 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने, तो वो पता चला कि मैं एक होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ। तो जैसे कि लोगों में अवेयरनेस है कि होम्योपैथी के थ्रू हम वर्ड्स ठीक करते हैं, है ना। तो होम्योपैथी को बहुत पॉपुलर है वर्ड्स को ठीक करने में। तो उस बंदे ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये मेरे को मस्सा हो गया। ठीक है, एक लिप में भी है, इधर लिप्स में भी है, ऐसे करके बताया उसने, ऐसे करके बताया। तो फिर मैंने कहा दिक्कत क्या है इसे? बोला दिक्कत कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, ये सामने है ना खराब लगता है, ये वाला मस्सा खराब लगता है। ठीक है, ये किसी का माइक ऑन है, ये
प्लीज माइक ऑफ करिए। तभी माइक ऑफ करके रखेंगे तो आवाज डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लीज, है ना। हाँ, तो ये पेशेंट ने ये बताया और उसको मैंने कहा कि क्लिनिक मेरे बाजू में है, बिल्कुल स्कूल के बाजू में है। तो बोला ठीक है मैं अभी ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो बंदा तुरंत मेडिसिन के लिए सुबह 9 बजे क्लिनिक पे पहुंच गया और एसटी करके बताया इधर मस्सा है, इधर लिप में मस्सा है। और उसने बताया कि अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा क्यों मेडिसिन लेना चाहते हैं? बोला डॉक्टर साहब खराब लगता है और पहले तो इधर था अब इधर भी हो गया है, बस यही टेंशन और ना फैल जाए, है ना। तो बस केस हो गया, इतना ही था केस। तो ये करीब अपन ये समझे कि इसमें 1 मिनट भी नहीं हुआ और केस हो गया, ठीक है। तो प्लीज जो जिनको एक्सपीरियंस है वो शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। सर रुब्रिक तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ग्लिटर वाला कोई लगता है, ग्लिटर वाला कोई रुब्रिक लगता है इसमें। One is communicating. ठीक है, Yes. ठीक है। The other is if he has come well in time, so he seems to be anxious that he has come to the clinic at the exact time when the clinic time is told to him, that is 9 a.m. अच्छा सोच रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। Thank you sir, thank you. तो इसको ही समझना है कि वो तुरंत आ गया, है ना। ये माइंड मेथड ऐसा ही है कि हमको कुछ भी मिस नहीं करना है। तो जेस्चर, पोस्चर, उसका एक्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो उसने क्या ऐसा किया कि जो तुरंत आ गया, तुरंत आ गया ना। तो सबसे पहले तो ये उसका एक्ट हुआ। और कोई बोलिए। हेलो सर। हाँ जी सर, एक तो इसमें फियर एक्स्ट्रा वेकेंस है। कैसे? जैसे उसने ये इसमें वो नजर आ रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसने एक प्रॉमिस किया और वो पहुंचा है। की फील भी आ रही है। दूसरा एक और ब्रिक है, वेचर मेज पॉइंटिंग विद फिंगर्स। और एम्बैरेसमेंट भी है ये कि अच्छा नहीं लग रहा ये। उसके बाद एक्स्ट्रा वेकेंस की फीलिंग भी आ रही है इसमें सर। वो एक्स्ट्रा वेकेंस मतलब कैसा? अपने मतलब सर वो तकलीफ के बारे कह रहे हैं कि सर ये पहले कम था, अब ये फैलता जा रहा है। पहले इधर था, अब इधर भी हो गया, अब उसका इधर भी हो कंसर्न गया। क्या है? उसका कंसर्न क्या है? उसका कंसर्न क्या है? कंसर्न सर उसका ये है कि कहीं ये ज्यादा ना फैल जाए। परफेक्ट, बिल्कुल। इसीलिए वो भाग क्या है कि पहले एक इधर था, जी सर। हाँ, एक इधर हो गया है, अब कहीं और ज्यादा ना हो जाए। तो ये सर ओपीएम डीडी सट्रैम है, इसमें 2 मेडिसिन आ रही हैं। दूसरा कौन सा? सट्रैम और ओपीएम। एस्ट्रामोनियम। जी सर। परफेक्ट परफेक्ट। अब डीडी कैसे करेंगे? डीडी सर करेंगे इसमें के स्ट्रैम वाला जो है वो तो बहुत ज्यादा, इसमें जो उसके जो एक्सप्रेशन होंगे ना फेस के, वो बड़े फ्राइटफुल होंगे ना, वो डरा हुआ होगा। लेकिन ओपीएम वाला क्या है कि वो जब उसको पता चलेगा ना, पहले तो वो मतलब वो इसको इतना सीरियस नहीं लेगा ओपीएम वाला। जब उसको पता चलेगा कि ये मसला मुझे क्लियर हो गया, ये कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, तो तब वो डॉक्टर के पास आएगा। जबकि स्ट्रैम वाले को इनिशियली जब किसी चीज का पता चलता है तो वो फौरन फियर में उसमें आ जाता है, फौरन वो डॉक्टर के पास चला जाता है। हाँ, और वो सबसे पहले तो वो जो फियर एक्स्ट्रा वेकेंसी में है ना, उसमें एस्ट्रामोनियम नहीं है ना।
जी सर बिल्कुल। और एग्जैक्टली देखिए, जाहिर साहब को आइडिया है तो उन्हें पकड़ लिया मेडिसिन, ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरों के केसेस से हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें बंदे ने क्या किया, इधर है ये देखिए, अब वो पेशेंट ये जो उंगली है ना, उसको ऐसे करके बताएंगे, इधर है, इधर है, इधर है, ऐसे करके बताएगा उंगली। तो जेस्चर मेक्स पॉइंटिंग फिंगर वे, ठीक है। उसमें दो ही मेडिसिन है हमारे पास, एक ओपियम है और दूसरा स्ट्रामोनियम। तो वो कई पिंपल वाले आएंगे, ऐसे इधर बताता है, इधर बताएगा, ऐसे करके बताएगा। तो आपको एक बार में ही मेडिसिन नहीं दे देना है, आगे भी देखना है, पूरा केस समझना है ना। तो पहले आपको यहाँ पर दिमाग में आना चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा, जुबेर साहब ने कहा कम्युनिकेटिव, ठीक है। तो कई बार कम्युनिकेटिव का सेट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कम्युनिकेटिव का तरीका दूसरे तरीके से होगा, मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। यदि आपको यहाँ पिक्यूलियर इस तरीके से उंगली करे तो वो पॉइंटिंग वाला जरूर याद रखना है आप, ठीक है। लेकिन अब पॉइंटिंग वाला कहाँ लगाना है, आगे देखिए आप। यदि ये बंदा अब कहाँ क्या बोल रहा है, इधर है, इधर है, इधर है, एक पॉइंट हमारे दिमाग पे छप जाना चाहिए कि इस तरीके से बात कर रहा है, दिस इज पॉइंटिंग फिंगर वे, एक रूपरेख कन्फर्म, ठीक है। लेकिन अभी दिमाग में होना चाहिए, मेडिसिन अभी हमारी क्लियर नहीं। अब बंदे ने क्या बोला कि अभी तक तो आराम से था, मतलब इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में था, अभी कहीं चेकअप नहीं कराया उसने, तो कहीं नहीं दिखाया, लेकिन अब होंठ में आ गया, ठीक है। तो होंठ में आ जाने की वजह से अब उसको टेंशन हो गया, कहीं ये होंठ में आ गया तो कहीं अब और ना हो जाए। एक्स्ट्रा वेगेंस मतलब अब हमारी कंट्रोल या हमारी ग्रिप से बाहर ना चला जाए, मतलब एक्स्ट्रा ना हो जाए। अभी ये था तो एक्स्ट्रा नहीं था उसके लिए, ठीक है। अभी ये था तो अब वो जाग गया, ठीक है। और ना फैल जाए और बड़ा ना हो जाए तो उसको बोलते हैं फियर एक्स्ट्रा वेगेंस, ये रूपरेखा, ठीक है। देखने में अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगने का तो तीन फील हो सकता है। एक तो आप पूछ लो कि अच्छा मतलब क्या, अरे गंदा सा लगता है ना, तो खुद को ही बेकार लगता है, और दूसरे लोग बोल देते तो अच्छा नहीं लगता, तो वो एम्बैरेसमेंट है। और डिल्यूजन अनप्लीजेंट एक रूपरेखा है जहां पर पेशेंट बोलेगा कि गंदा दिखता है, मेरा फेस अच्छा नहीं दिखता, तो वो डिल्यूजन अनप्लीजेंट का फेस। तो इस तरीके से हमको केसेस को समझना होगा। और ऐसे ही पेशेंट, ठीक, सबसे पहले तो हमको पेशेंट की लैंग्वेज समझनी कि बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है। तो सबसे पहले हमको आना चाहिए कि वर्जन को डायरेक्ट रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि कई पेशेंट आके बोलते हैं आपको, पिंपल वाले, लड़कियां ये सबसे ज्यादा, फीमेल पेशेंट, ये गंदा दिखता है ना, चेहरे में पिंपल है, गड्ढे हो गए, गंदा दिखता है। तो डिल्यूजन अनप्लीजेंट का फील, अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं है ना, हिंदी में जब आप देखेंगे तो वो मतलब अच्छा फील नहीं होता। और वही पेशेंट क्या अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब वो एम्बेरसमेंट भी हो जाएगा, लेकिन वो क्या अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे लोग देखते हैं ना डॉक्टर साहब, है ना। अनप्लीजेंट मतलब खुद को, और एम्बेरस मतलब दूसरों की वजह से वो एम्बेरस फील कराते, यारे सामने वाला देख रहा हो, कैसा लग रहा हो उसको, मेरा चेहरा गंदा है तो वो मेरे को पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, तो दैट इज एम्बेरसमेंट। तो ये आप सीधे वर्जन को आप इनको नोट करते जाइए, है ना, आपको बिल्कुल सेम लैंग्वेज में पेशेंट बोलेगा, ठीक है। कोई डाउट इस पे? नो, क्वाइट क्रिस्टल क्लियर। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछें। सर इसमें जो अगली फेस होता है उसको कैसे इसको करेंगे, अनप्लेजेंट को? अनप्लीजेंट का मतलब खराब लगता है, अच्छा नहीं दिखता। अगली और डीपर फीलिंग, गंदा, एकदम बिल्कुल गंदा। देखिए एक और है डिल्यूजन डिसगस्ट, फिर है अगली, फिर है अनप्लीजेंट, एक और है एम्बैरेसमेंट। तो डिसगस्ट मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल घटिया, मतलब एक इतना गंदगी जैसे हम बहुत डीपर लेवल का फीलिंग, है ना, मतलब जिसपे रिपल्सिव की फीलिंग आए,
रिपल्सिव, डिस्गस्ट मतलब रिपल्सिव, मतलब इसको हटा दो, तुरंत हटा दो, ठीक है। वो डिस्गस्ट वो उस लेवल का हो गया। अगली हो गया उसके ऊपर का, है ना। आपके जो अगली वाला बंदा होगा उसके एक्सप्रेशन में भी आपको अगलीपन दिखेगा, अगलीनेस दिखेगी उसके एक्सप्रेशन में, बात करते टाइम पे जब वो वर्जन बोलेगा। और ये जो एक और है डिल्यूजन, क्या अनप्लीजेंट, ये एक थोड़ा सा सुपरफिशियल हो गया। अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। सर काइंडली ये फर्स्ट रूब्रिक जरा रिपीट कीजिए। जेस्टर्स मेक, जेस्चर मेक्स पॉइंटिंग विद फिंगर, ये इस तरीके से पेशेंट बोलता है, ये ऐसे करके बोलेगा पेशेंट। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। हाँ, अब ऐसे ही क्या कौन सा मेडिसिन है अपना, स्ट्रामोनियम भी बोलेगा। स्ट्रामोनियम भी ऐसे बताएगा आपको, ये पिंपल है, इधर हो गया, 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 है ना। तो ये दो मेडिसिन ही है, स्ट्रामोनियम और ओपियम, ये माइंड में रखना है। अब स्ट्रामोनियम और ओपियम को कैसे डील करेंगे। स्ट्रामोनियम का पेशेंट पता नहीं चल, डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी दवाइयां ठीक खा ली लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है ना। तो ये एंजाइटी डार्क में है, मतलब उसको पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, मेरे पेट में समस्या है, पेट में ऐसे करके बताएगा, पेट में भी ये फिंगर करके, ये जेस्चर मेक पॉइंटिंग फिंगर, है ना। एक लेडी आई थी मेरे पास, बस खड़े होके पेट में ऐसे करके, ऐसे इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, ऐसे ऐसे उंगली करके ऐसे ऐसे प्रेस करके जस्ट स्ट्रामोनियम दिया, ठीक हो गया। और पता नहीं क्यों हो रहा है। ये दो रूपरेख, एंजाइटी डार्क और जेस्चर मेक पॉइंटिंग फिंगर, खत्म काम। केस बस आपको देखना है, मैक्सिमम केस टेकिंग आपकी नॉन वर्बली होना चाहिए आपकी साइड से, सबसे बेस्ट केस वहां से होता है आपका। जस्ट कीप ओपन योर ईयर, योर साउंड सेंसेस and carefully observe patient and let him talk, है ना। उसको बोलने दो और आप सुनते जाओ, आप अपनी आंखें। और दूसरी चीज, दो तरीके के पेशेंट होते हैं, कई तरीके तो कई होंगे, लेकिन मैक्सिमम एक तो बातों नहीं होते हैं, पेशेंट बहुत बात करते हैं, तो आप रिकॉर्ड आप लिख नहीं पाएंगे, है ना, नोट नहीं बना, लिख नहीं पाएंगे जो पेशेंट। सबसे पहले तो वही करना है आपको कि पेशेंट जैसे ही एंटर होता है उसको यदि बैठ गया तो नाम से शुरू मत करो केस टेकिंग, जैसे हमारे प्रोटोकॉल होता है, जैसे हैनीमैन साहब ने कहा है ना, हैनीमैन साहब ने सारी चीजें कही हैं कि पेशेंट जिस फ्लो में आता है आपको उसी फ्लो में बहते चले जाना है, बहते चले जाना है। लेकिन अपने आप कंट्रोल में रखना है, कैसे कि हमको ऑब्जर्वेशन मिस नहीं होना चाहिए। पेशेंट को आया है, नाम नहीं लिखना है, काम नहीं लिखना है, कहाँ से आया, फोन नंबर, ये सब फॉर्मेलिटी सेकेंडरी, पॉइंट छूटने नहीं चाहिए। आप कॉपी पेन अपना रजिस्टर तैयार रखो, पेशेंट जहाँ से शुरू करता है वहां से बोलना लिखना शुरू कर दो आप। हाँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट बातू नहीं है, आप लिख नहीं पा रहे हैं तो ऑडियो चालू कर लो आप, अपना रिकॉर्डर, है ना, और रिकॉर्डिंग शुरू करके उस पेशेंट को, जब यदि अभी जैसे आप लोग नए नए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि समझने में, तो मेडिसिन नहीं आई तो आप रिकॉर्डिंग आप वापस, तो इस तरीके से चलना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। कोई क्वेरी हो तो पूछ लें प्लीज। सर जैसे और स्ट्रामोनियम देखिए- का आपने बताया है, हाँ, सर जैसे स्ट्रामोनियम का आपने बताया है कि वो एंजाइटी डार्क इन में होगा, तो ओपीएम का भी अगर हाँ। कोई एक शेड बता दें। ओपीएम मस्त रहता है, ओपीएम को टेंशन नहीं रहता। ओपीएम वाला बंदा पहले तो वो इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में रहेगा, ठीक है, मतलब वो कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएगा।
अभी एक है चल रहा है काम, दो है चल रहा है काम। जैसे कि आपके पास ल्यूकोडर्मा के पेशेंट आएंगे ना, एक स्पॉट है, दो स्पॉट है, चार स्पॉट है, अरे अब तो ये दिखने भी लगा, ज्यादा दिखने लगा, है ना। और फिर सीधे अब कहां से आएगा वो, सीधे क्विक टू एक्ट। किसी ने कहा अरे तुम्हारे दाग तो फैल गए यार, तो क्विक टू एक्ट, दूसरे दिन ही वो पेशेंट, जैसे इस बंदे ने क्या किया था, इस बंदे ने जैसे ही मैंने कहा कि अभी अभी ले लो दवाई, तो उसने क्या किया, तुरंत एक्शन लिया उसने और तुरंत क्लिनिक पे आ गया। तो क्विक टू एक्ट है ना। तो पहले इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट पर आएंगे, फिर सीधा क्विक टू एक्ट, और फिर तीसरा फियर एक्स्ट्रावेगेंस। ऐसा रहता है ओपीएम का बंदा। और सर पढ़ा हाई रहेगा, स्पिरिटेड भी रहता है ना? हाँ, ओपीएम हाई स्पिरिटेड भी रहता है। मतलब इसीलिए तो इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में छोटी मोटी चीजें उसको ऐसी रहती हैं, कंप्लेंट नहीं करता। इवन फीवर में भी को डांस, यदि न्यू चेक हो जाए तो वो डांस करना शुरू कर, है ना। तो अपनी तकलीफ उसको ज्यादा इतना परेशान नहीं करती। हाँ, लेकिन फियर एक्स्ट्रावेगेंस में मतलब अब उसकी जहां तक कंट्रोल थी, जहां तक वो संभाल पा रहा था, अब उससे ज्यादा बाहर हो जाएगा वो, तो इसलिए वो टेंशन में आ जाता है। ठीक है, ठीक है अच्छा सर, सर ठीक है। काइंडली सर फिर एक्स्ट्रावेगेंस और एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन को कैसे डील करेंगे? एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, फियर एक्स्ट्रा एंटिसिपेशन मतलब किसी चीज का एलिमेंट फ्रॉम। सबसे पहले तो वहां देखिए आप, एलिमेंट फ्रॉम है, एलिमेंट फ्रॉम मतलब एंटिसिपेशन, किसी डर की वजह से वो बंदा एग्रावेट हो रहा है ना। एंजाइटी, एंटिसिपेशन, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन मतलब वो एंजाइटी है। एक है एंजाइटी, एक है फियर। ठीक है, राइट सर। एंजाइटी इज अनसर्टेन, फियर इज सर्टेन। यस इसको सीधे इसी चीज का डर है कि मेरी बीमारी बढ़ ना जाए, बढ़ना जाए मतलब इतना ना बढ़ जाए कि फिर मेरा 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 बस ही ना चले, है ना। तो वो फियर है। और एंजाइटी मतलब अनसर्टेन, किसी भी चीज की एंटिसिपेशन हो सकती है। डिल्यूजन से भी आप एंजाइटी हो सकती है, फियर हो सकता है। ओके सर। हाँ। ठीक है, जी थैंक यू सर। किसी को कुछ और पूछना हो, थोड़ा सा भी एन आयोटा ऑफ डाउट रिगार्डिंग एनी रिप्लाई आंसर, तो पूछ सकते हैं। देखिए हम स्लो चलें, लेकिन रूब्रिक्स हम कल ही अप्लाई कर पाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको बहुत ही इस ऐसे केसेस बहुत फ्रिक्वेंटली मिलने वाले, क्योंकि हर पेशेंट वैसे ही आएगा ना, वो ऐसे ही बात करने वाला है, अपनी समस्याओं को ऐसे ही एक्सप्रेस करने वाला है ना। सर इसमें कोई ऐसी बुक है जिसमें पेशेंट वर्जन को एक्सप्लेन किया गया हो? कोई बुक नहीं है ना। और कितने वर्जन को हाँ समझा गया है, जैसे हम समझ रहे हैं ना, हमने कहीं से समझा, उनने कहीं से समझा, उनने कहीं से समझा। तो जैसे कि हम कुरान गीता पढ़ते हैं तो हमारे गुरुओं ने समझा, फिर आज सिंप्लीफाइड किया गया है। तो जैसे हमने वो रो सीरीज की 11-12 वॉल्यूम जितने भी हैं, तो हमने उसमें से यदि हम समझेंगे तो ये हमारे बस के नहीं है। उसको कई लोगों ने तोड़ा है, ये समझो आप सीक्रेट कोड है ना। तो उसको सिंप्लीफाइड, आज हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बात कर रहे हैं पेशेंट की। अब फियर एक्स्ट्रावेगेंस को सहगल साहब ने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ सहगल साहब ने, और डिफरेंट तरीके से फिर लोगों ने उसको यूज करना सीखा है, फिर उसके डिफरेंट वर्जन्स बन जाएंगे, है ना। तो ये सब एक्सपीरियंस है, दूसरे से आप सुनते चले जाएंगे। अब कई लोग इसी वर्जन को और भी तरीके से यूज कर सकते हैं फियर एक्स्ट्रावेगेंस, लेकिन
जनरल मीनिंग आपको समझना होगा कि फियर एक्स्ट्रावेगेंस मतलब हमारी लिमिट की कंट्रोल से बाहर हो जाने वाली बात। मतलब अभी तक पानी यहाँ तक है, जैसे ओपीएम का पेशेंट वही है, ओपीएम के लिए ये इधर तक का पानी उसके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब तो डूबने ही वाला है ना, अब यहाँ से उसका टेंशन शुरू हो जाए। लेकिन स्ट्रामोनियम का पेशेंट, उसे कमर तक पानी आते ही उसको टेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी सर, ठीक, थैंक यू। जी सर। सर ये स्ट्रेमोनियम और आर्सेनिक को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि आर्सेनिक वाले पेशेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं जब उनको कोई बीमारी होती है, और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं। परफेक्ट, बस ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है। बाइटिंग टम्बलर में आर्सेनिक, बाइटिंग टम्बलर मतलब ये देखिए, यदि आपको मैं इस तरीके से आप कोई भी सवाल करेंगी ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम किसी भी मेडिसिन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मेडिसिन का खुद अपना सेट एक कितना बड़ा है। कई बार आपको पेशेंट लगेगा कि बिल्कुल आर्सेनिक क्लोज है, जब आप टोटलिटी मिलाएंगे आप यकीन नहीं करेंगे। पल्सिटिला और सल्फर में यदि आप रूब्रिक लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। यदि रूब्रिक के थ्रू जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन रूब्रिक के थ्रू। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम मेडिसिन को रूब्रिक के थ्रू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमको माइंड मेथड ने यही सिखाया है कि हमको एक पिक्चर नहीं बनाना है। जैसे हमारे दिमाग में आर्सेनिक का पिक्चर रहता है कि आर्सेनिक बंदा ऐसा हमेशा फास्टेरियस रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। ऐसा नहीं है। पेशेंट जिस स्टेट पे आए, जैसा आए, हमको वहां से मेडिसिन देगी। कई बार 2 ही रूब्रिक मिल जाएंगे। बाइटिंग टम्बलर, हर बार पेशेंट बाइटिंग टम्बलर में नहीं होगा। जैसे आपने कहा ना, ईसा मैडम ने कहा कि ये बहुत परेशान करते हैं, घर वालों की नाक में दम करके रखता है, पैर दबाएगा, रात भर सोने नहीं देगा वो बंदा। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो व्यक्ति उसकी मदद करता है, मतलब हेल्प करता है, जो उनके लिए फीडिंग है, फीडिंग का जो नर्सिंग, जो नर्चरिंग मतलब नर्चर है उसके लिए, उसी को वो काटने की कोशिश करता है। मतलब हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड है जो रात भर पैर दबा रहा है अपनी वाइफ से, है ना। रात भर ये कहेगा कि ये करो, वो करो, शांति से उसको बैठने नहीं देगा। क्रूअल भी होता है एक लेवल पे, क्रूअल विदाउट एनी रिमोर्स। एक रूब्रिक है इसमें, क्रूअल विदाउट एनी रिमोर्स। इसमें लाइकोपोडियम भी है। मतलब इतना निर्दयी होता है कि आप रात भर मेरे लिए लगी रहो, आप मेरी सेवा करो, मेरे को कोई पछतावा नहीं होने वाला, और वो कराएगा। ठीक है। एक ट्यूटोरियल भी है, तो लाइकोपोडियम भी ऐसे है, वो दबा के रखेगा अपनी वाइफ को या बच्चों को, कोई भी हो जो उनकी हेल्प करते हैं, जो उनको नर्चर करते हैं, जो उनको खाना देते हैं। तो बाइटिंग टम्बलर का वही मीनिंग है, आर्सेनिक बाइटिंग टम्बलर में होता है। ठीक है। आर्सेनिक पेशेंट अभी ऐसे मेडिसिन नहीं तो बहुत बड़ा मेडिसिन है, ऐसे मेडिसिन को नहीं समझिए आप, रूब्रिक से समझिए मेडिसिन, तो बहुत इजी रहेगा। और आपको पेशेंट के वर्जन के थ्रू आपको मेडिसिन तक जाना है। मेडिसिन से यदि किसी भी मेडिसिन को पढ़ेंगे ना आप, तो यदि बेलाडोना पढ़ लेंगे तो बेलाडोना के अभी करीब 100-200 पन्ने की बुक लिख जाएगी बेलाडोना अकेले में, है ना। लेकिन पूरा पेशेंट एक में नहीं आए। तो एक होता है जनरल कोर फीलिंग ऑफ पेशेंट, जहां आपको कंफ्यूजन होगी वहां पे आपको एसिडिटी करने में जरूर मेडिसिन की सहायता, जो मेडिसिन आपने पढ़ रखी है कि ऐसा पेशेंट होता है। लेकिन सबसे पहले आपको तो टोटलिटी मिलाते आना चाहिए। टोटलिटी में फिर कुछ भी मेडिसिन आए आपको देना है, मतलब पेशेंट ने क्या बोला, उससे हमने क्या रूब्रिक बनाए, उस वर्जन को हमने बराबर करेक्टली अप्लाई किया है कि नहीं किया है, बराबर हमने उसको कन्वर्ट किया है कि नहीं किया रूब्रिक में। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर उसमें मेडिसिन कुछ भी आए आप दो, मेडिसिन काम करेगी। अब आपको एक केस बताऊं, बहुत शानदार केस है, एक अक्यूट केस है टॉन्सिलाइटिस का।
अब पेशेंट और पेशेंट का फादर दोनों आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट ऐसे आके बैठता है, ऐसे चेयर पर सामने की तरफ दोनों एल्बो को अपने घुटने पर रख के सामने की तरफ फोल्ड होके टिल्ट होके बैठता है, और जो उसका फादर है एकदम ऐसे बैठता है स्ट्रेट, और एज है उसकी कितनी, 25 साल, ठीक है, यंग फेयर हैंडसम लड़का। और तो फादर ने उसकी कंप्लेंट बतानी शुरू करी कि डॉक्टर साहब इसको बहुत दिनों से करीब रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम तो जन्मजात, ठीक है, बचपन से चला आ रहा है, जो अभी भी कंटिन्यू, और अभी 15 डेज से इसको बहुत जबरदस्त टॉन्सिल का प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको स्टॉप किया, ठीक है। ये सब आपको करना है आपकी अपनी क्लिनिक पे। बच्चे हों तो बच्चे इसको पहले ऑब्जर्व करिए, देखिए 5-10 मिनट, जो आपको समझता है, फिर आप उसके पेरेंट्स से आप हिस्ट्री दें। जो एडल्ट लोग हैं, कई बच्चे आते हैं, मतलब लड़के आते हैं, यंग बॉयज गर्ल, उनको वो लोग तो सबसे पहले इनके पेरेंट्स ही बोलना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तुरंत आप उनको स्टॉप कर दो, क्योंकि केस इनका लेना है, तो है ना। तो आप इनको, तो मैंने उनको रोका कि आप रुकिए, शांति से बैठिए, तो वो रुक गए। फिर मैंने इनकी तरफ देखा, पेशेंट की तरफ देखा, तो इनका मेरी तरफ बिल्कुल आई कांटेक्ट बराबर था, और सामने की तरफ झुक के बैठे हुए थे। इसके बाद इन्हें क्या किया कि बैठे रहे, मैं देखता रहा, वो बैठे रहे, है ना। तो मुझे लगा कि ये कुछ बोलेंगी, नहीं बोली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि क्या हुआ, बोलो। तो बोलता है पेशेंट, क्या बोलूं, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या तकलीफ हो रही है, हाँ। तो फिर वो बोलना शुरू किया, देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है गले में, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, ये पूरा ये इधर से, ये कई पेशेंट आपको एसिडिटी के आएंगे पेशेंट, तो बोलेंगे इधर से लेके इधर तक ये दर्द हो रहा है, ये ऐसे करके, है ना। थ्रोट इन्फेक्शन वाले आएंगे, ये ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे करके बोलेंगे, बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा सूजन है, ऐसा करके बताएंगे, है ना, और सूजन है। तो इतना दर्द है डॉक्टर साहब कि कुछ भी निकलता हूं तो आंसू आ जाते हैं, इतना ज्यादा दर्द। और मैंने उनको लोकली भी एग्जामिन किया, तो पूरे बाइलेटरल टॉन्सिलाइटिस था, और इतना ज्यादा कि उस तरफ देखना बहुत, मतलब नहीं दिख रहा था, पूरा क्लोज था थ्रोट। तो पेशेंट ने कहा कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, अनबियरेबल, इनटॉलरेबल पेन, है ना। तो मैंने कहा कि क्या किया इसके लिए। तो डॉक्टर साहब, ये करीब 15 दिन से हो रहा है मुझे, तो 15 दिन पहले मैंने किसी एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था, तो वहां से एंटीबायोटिक ली थी, तो उन्हें 5 दिन की एंटीबायोटिक दी थी। उसके बाद उससे आराम हो गया था, वही एंटीबायोटिक लेते लेते मैं कहाँ चला गया, कहीं दूसरी स्थिति चला गया, तो वहां पर मेरी मेडिसिन खत्म हो गया। तो फिर मैंने पूछा क्या किया, फिर उसने बोला कि मैंने वही मेडिसिन वापस कंटिन्यू करी, फिर मेरी तकलीफ बढ़ गई थी, तो वही मेडिसिन मैंने कंटिन्यू करी। और मैंने पूछा क्यों करी, तो बोला कि वैसे ही तकलीफ हो रही थी जैसे पहले हो रही थी, तो मुझे लगा कि इस मेडिसिन से मेरा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसी तकलीफ के लिए दवाई दी थी। तो मैंने वही अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर उससे कोई चेंज नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक से, और जबरदस्त पेन है। तो हाँ डॉक्टर साहब, अभी 3 दिन पहले मैंने कुछ चौपाटी जाके कुछ ऐसा खट्टा खा लिया था, उसके बाद तो तकलीफ और बढ़ गई। अब तो बिल्कुल आंसू आ जाते हैं, एक गले से निगलना भी मुश्किल हो गया है, इवन सलाइवा भी नहीं निकल पा रहा हूँ, इतना ज्यादा दर्द है। तो ये केस था। तो आप देखेंगे कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक है ना, तो पेशेंट को मैक्सिमम क्वांटिटी पेशेंट की वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन वाला, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन पे ही केस कंप्लीट कर लिया था, मतलब वो 2 मिनट की केस टेकिंग पर्याप्त होती है। तो और फिर बाकी यदि आपको मेडिसिन समझना है तो पेशेंट को आप कंटिन्यू करें, पूरा पूछें, है ना, जब तक पेशेंट बोलता जा रहा है, जब तक अलाउ कर रहा है आपको सुनने के लिए, तब तक आप सुने बराबर से उसको, तब आपको पूरी मेडिसिन का पूरा पिक्चर ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जर्वेशन रूब्रिक लिए थे, और तीनों में केस सिंगल मेडिसिन, 2 मेडिसिन आई थी, फिर वो नेक्स्ट केस टेकिंग में कंफर्म हो गया। तो
कोई बोलेंगे? सर रूब्रिक बताएं। सर एक तो पॉइंटिंग फिंगर सर। वाला आएगा, वो अपने गले की तरफ इशारा कर रहा है सारा कुछ, तो पॉइंटिंग फिंगर वाला जो है रुब्रिक लगेगा। देखिए सर, पॉइंटिंग जी सर। फिंगर, अब आप देखिए पेशेंट कैसे बोल रहा है। जी, सर ये प्रेस आपको एसिडिटी के पेशेंट, प्रेस कर रहा है वो। हेलो सर। सर एक तो सर जैसे आपने बताया कि उसका आपने गेस्चर जो है वो पिक किया, मतलब वो आपसे आई टू आई तो हो रहा है लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा। इट मीन के वो चाह रहा है कि मैग्नेटाइज होना चाह रहा है, आई थिंक आप उससे मैग्नेटाइज हो रहे, मतलब वो खुद से बात नहीं करना चाह रहा, वो चाह रहा है कि आप उससे पूछें, मतलब वो मैग्नेटाइज होना चाह रहा है। और दूसरा जो आपने बताया ये कम्युनिकेटिव है। अगर सर ये दो रूब्रिक लिए जाएं तो इसमें फास्फोरस आती है। डिलूजन इंजरी भी है सर, उसने वो खट्टा खाया उसके साथ ज्यादा हो गया, तो ये हाँ सर, बिल्कुल वो हो जाएगा। जिनसे इंजर्ड भी लिया जा सकता है, फिर भी सर फास्फोरस आती है। उसकी जो पहले है वो आपके सामने आके बैठा, वो बोला नहीं है आपसे, तो इट मीन को मैग्नेटाइज हो रहा है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो मुझसे पूछें कि क्या प्रॉब्लम है आपको। और बाद में जो नहीं बोल रहा है, बैठा है, टिमिडिटी भी तो हो सकती है ना। लेकिन सर वो टिमिडिटी वाली जैसे आप बता रहे हैं उसमें वो तो फील नहीं, जैसे आपने कहा ना कि वो आके सामने बैठ गया, मतलब वो उसमें कोई स्माइलिंग नहीं है किसी किस्म की, उसमें कोई गेस्चर नहीं बताया उसने ऐसा जिसमें टिमिडिटी फील हो। सर ये मेरे ख्याल में और जो बता रहा है वो कम्युनिकेट कर रहा है कि यहाँ पे है मुझे, यहाँ पे है ये तकलीफ है मुझे, ये कम्युनिकेट है। फास्फोरस वाला पेशेंट जो है सर वो चेयर पे थोड़ा आगे की तरफ करके बैठता है। ठीक है। और हाँ जी बोलिए ना। सर बोलो। बोलिए। किसी का माइक ओपन है और बराबर से आवाज नहीं आ रही है। जी अयान खान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, सर की आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं खामोश था। सर मैं बोलूँ अभी? सर इसमें हम एक तो एक्स्ट्रा वैगन्स ले सकते हैं कि दर्द जो है बहुत शदीद हो रहा है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा परेशान है तो इरिटेबल पेन ड्यूरिंग ले सकते हैं, और तीसरा हम उसमें कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव ले सकते हैं, और चौथा हम इसमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ले सकते हैं। सर यही निकाले थे मैंने अभी तक, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, एक्स्ट्रा वैगन्स, इरिटेबल पेन ड्यूरिंग एंड कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। तो ये जो आप बता रहे हैं जुड़े वाला, मेरी गुजारिश ये है कि किस चीज़ को देख के आपने ये रूब्रिक लगाए ताकि दूसरों को भी समझ आते जाएं और सर भी फिर बता सकें। एक तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो हम इसलिए ले सकते हैं कि उसने वही दवा खा ली जो उसको पहले दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने लिखी थी, तो उसने कहा जी मुझे इसी से आराम आता है, तो मैंने वो ले ली दवा। और यहाँ पर हम बेड डिजायर रिमेन इन बेड भी ले सकते हैं कि वही दवा खा ली जो कि दूसरे डॉक्टर से मुझे आराम आया था। दूसरा वो ये कह रहा है जी मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक्स्ट्रा वैगन्स ले सकते हैं। और परेशान बहुत ज्यादा आ रहा है कि जी इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, मेरे तो आंसू निकल जाते हैं, तो हम इसको परेशान हो रहा है तो इरिटेबल पेन ड्यूरिंग ले सकते हैं। तीसरा वो जो अपने हैंड जेस्चर की वजह से इतना बता रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इधर से उधर तक, तो हम इसको कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव ले सकते हैं। जी सर। एक्सपेंसिव क्यों ले सकते हैं ये जरा बता दें। सर
क्योंकि वो बहुत डिटेल में बता रहा है ना आपको। इसको हम कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत डिटेल में बता रहा है आपको, अपने जेस्चर के थ्रू भी बता रहा है और अल्फाजों के थ्रू भी बता रहा है, तो इसलिए हम कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव ले सकते हैं, जहां तक मेरी समझ है। तो बाकी सर नहीं, बताएंगे आप। बड़ी अच्छी समझ है, कोशिश तो कर रहे हैं ना आप, तो बहुत Thank अच्छी you. कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह लर्न करते हैं। अच्छा सर सर मैंने 3 हाँ, लगाए। हेलो। लेगेसी फाइल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, जब वो आपके सामने बैठा तो आपके माइंड में क्या ये चीज आई कि ये बंदा मुझसे पहले बात क्यों नहीं कर रहा? बड़ा अजीब सा सर पैचर है। बिल्कुल 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 आपके बिल्कुल। माइंड ये में आई देखिए सर? सब चीजें, हाँ, सब तो सर चीजें अगर आना चाहिए। अगर अगर सर आपके माइंड में ये बात आई तो यहाँ पे हम एक रूब्रिक है इनिशियल लैक ऑफ, कि मतलब ये पहले क्यों बोल रहा हूँ, हाँ, इनिशियल लैक ऑफ, अगर ये ले ली तो फिर भी सर आई थिंक सर इसके लिए जैसे वो अगर वो खुद नहीं बोल रहा, उनके वालिद साहब बोल रहे थे और वो खामोश था, तो इसके लिए क्या हम ये ले सकते हैं हेड बिलोंग टू अदर्स? जब मैं उससे पूछूं, जब जी। मैं उस पेशेंट से पूछूं और फिर पेशेंट जवाब ना दे और अपने पेरेंट्स की तरफ देखे या अपने अटेंडर की तरफ देखे, तब और फिर उनसे कहे कि आप बोल दो, तो सर तब ये नहीं इनिशियल लैक ऑफ है ना? ठीक है सर। ठीक है ठीक है। अच्छा सर सर कैसे? सर मैं थोड़ा बोलूँ सर, इजाज़त है? बोलिए बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ सर, एक्स्ट्रा वैगस में फास्फोरस नहीं होती ना, मैंने कम्युनिकेटिव लगाया, डिल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड लगाया और एक्स्ट्रा वैगस तीनों लगाए तो लेक्सिस आई सर मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। जैसा ये जो मैंने रूब्रिक बताया ना, इनके लैक ऑफ, ये अगर इसमें ऐड कर दें तो फिर लैकेसिस आती है। परफेक्ट परफेक्ट। ये देखिए, 3 रूब्रिक है ना? सर अगर लिए लेना, मैग्नेटाइज डिजाइफर और कम्युनिकेटिव और इनिशियल लैक ऑफ, तो लैकेसिस आती है सर। परफेक्ट। मेडिसिन Thank you, लैकेसिस sir. ही है ना? तो लैकेसिस ही है। तो देखिए, लैकेसिस को हमको ऐसे ही समझना है, केसेस के थ्रू। आप ना जो भी केस है आपके पास उसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आप यू कैन राइट योर ओन मटीरिया मेडिका, जो अभी तक कहीं नहीं लिखा गया है, समझा ना? लेकिन रूब्रिक के थ्रू है। इवन मैं आपको बताऊं कितनी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका लिटरेचर में कहीं पता भी नहीं है, और ऐसे ऐसे लिटरेचर में और जो रूब्रिक में है। ठीक है? अब बेलाडोना का आप कोई सा भी कहीं से भी उठा के पढ़ लें, तो सहगल साहब के अलावा और रूब्रिक के थ्रू अलावा, रूब्रिक के अलावा आप मटीरिया मेडिका से पढ़ेंगे तो बेलाडोना आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो जिस तरीके से हमने आज की मटीरिया मेडिका रूब्रिक के थ्रू जो हम समझ रहे हैं, माइंड मेथड के थ्रू, है ना? तो यही है, ऐसे ही होम्योपैथी ऐसे ही इवॉल्व हो रही है। तो ये जो केस है, इसमें बंदे ने एक बात और कही थी कि इतना मतलब दर्द है कि मुझे डर लगता है कि दर्द होगा, इसीलिए मैं अपने सिर को सपोर्ट दे के उठता हूँ कि गले में दर्द होगा। और रियली इतना इंटॉलरेबल पेन था उसका कि मत पूछो आप। मेरे पास रिकॉर्डिंग उसका फॉलोअप का रिकॉर्डिंग है ना? तो सबसे पहला हम इस केस को एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या हुआ कि इस बंदे को सबसे पहले आया और जो बैठा, है ना, और सामने की तरफ बैठ जाना। ठीक है? सामने की तरफ झुक के बैठ जाना है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। 2 तरीके के बंदे होंगे, एक तो वहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। दूसरा बंदा वो जो चेयर है घसीट के खींच के, यदि आपकी चेयर दूर है तो मेरा चेयर जनरली 5 फुट दूर ही रहता है जो पेशेंट का चेयर है ना? तो पेशेंट जो क्लिंगिंग वाले पेशेंट हैं, जो क्लिंग करना चाहते हैं आपको, जो किसी न किसी तरीके से डरे हुए हैं पेशेंट, ठीक है, वो बंदे अपनी चेयर को खींच के आपके पास ले आएंगे, आपकी टेबल के पास ले आएंगे। तो उसको आपको लेना है क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू।
ठीक है। दूसरा यहाँ पे उस बंदे ने क्या, चेयर नहीं खींची, लेकिन उसने क्या किया, उसने किया कि वहीं पे वो झुक गया सामने की तरफ, ठीक है। और उसका झुक जाना वो कहलाता है मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, मतलब मैग्नेट का अट्रैक्शन तो दूर से भी हो सकता है ना, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं होता, वो दूर से भी खींच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बंदा सामने की तरफ झुक गया, मतलब वो मैग्नेटाइज्ड होना चाहता है आपसे, मैग्नेटाइज्ड डिजायर टू बी, उसको कि आप उसकी तरफ ध्यान दो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट। और यहाँ पे टिमिडिटी वाला कि वो बोल नहीं रहा है, तो टिमिडिटी वाला बंदा डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट कभी नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो लैक ऑफ इनिशिएशन, दूसरा रूपरेख वो बोल नहीं रहा था, ठीक है। तो इनिशिएटिव लैक ऑफ, जाहिद साहब ने जो रूपरेख बताए थे, इनिशिएटिव लैक ऑफ, पहला रूपरेख हमने लिया, सामने की तरफ झुक के बैठा है तो मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। दूसरा रूपरेख उसने कुछ नहीं बोला तो क्या हुआ, थोड़ी देर बैठा रहा, ऐसा ही होता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव लैक ऑफ। ये लाइकोपोडियम का जो बंदा रहेगा इनिशिएटिव लैक ऑफ में रहता है, क्योंकि उसमें टिमिडिटी अपीयरिंग इन द पब्लिक एंड टॉक, इसलिए वो इनिशिएटिव लैक ऑफ में रहता है, वो धक्का प्लेट गाड़ी है लाइकोपोडियम। और फिर जो आपने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो पूरा खत्म करके और फिर कॉन्फिडेंस आता है उसको। लेकिन लैकेसिस का जो इनिशिएटिव लैक ऑफ है उसकी मैग्नेटाइज डिजायर की होने की वजह से, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, इसलिए वो लैक ऑफ इनिशिएटिव में रहता है। तो दूसरा रूपरेख ये था। तीसरा रूपरेख ये था कम्युनिकेटिव, वो जो इस तरीके से बताने वाला, गले को पकड़ के वो पूरा स्टर्नम को पीछे जो उसने अपने प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो है ये तीसरा कम्युनिकेटिव। किसी ने कहा कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना, जैसे कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव जरूरत से ज़्यादा बातें करने वाले। जैसे अभी मेरे पास शाम को क्लिनिक पे आया था पेशेंट, तो आधा घंटा बैठा रहा, आधा घंटा अपना मुंह बंद नहीं किया, चलता रहा, इररिलेवेंट नहीं, काम की बातें कर रहा है, लेकिन वो फैलाए जा रहा है, दैट इज एक्सपेंसिव। कम्युनिकेटिव मतलब कम्युनिकेट करने की आप वो अपनी समस्या को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये हो गया 3 रूपरेख। इनमें कोई कंफ्यूजन किसी को? कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? नहीं, नो, ठीक है। और टॉकेटिव और कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में डिफरेंस? लेक्वासियस जो होते हैं इररिलेवेंट, कुछ भी बात करेंगे, बातों नहीं है, मतलब उनको कोई ढंग नहीं है कि कहाँ बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कोई सेंस नहीं है, वो अपना, उनका मुंह है चलने वाला तो वो चलाते रहेंगे, ठीक है, दैट इज टॉकेटिव, कुछ भी बात करते रहेंगे, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन कम्युनिकेटिव बंदा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इस बंदे ने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, अपनी तकलीफ को बताने की कोशिश करी है उसने, है ना। और वहीं पे यदि कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव होता तो वही कई बार कर देता, उसी चीज को कई बार करता, है ना। जैसे कि हम बातें कर रहे हैं तो रिलेवेंट तो है, लेकिन एक्स्ट्रा खींचे चले जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, दैट इज एक्सपेंसिव। कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव नेगेटिव नहीं है, जबकि लोक्वेशियस नेगेटिव है। मॉर्बिड, यस। टॉकेटिव अगर हो तो वो नेगेटिव नहीं है, अगर लोक्वेशियस अलबत्ता नेगेटिव है। हाँ, परफेक्ट, थैंक यू जी, आप फर्क जानिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये 3 रूपरेख में और किसी को कोई कंफ्यूजन? जी पूछ लीजिए। नो सर, ठीक है। किसी को इसके बावजूद कोई जी कोई सोच रहा है कि पूछना है वो पूछ लें, कोई थोड़ा सा भी अंदाजा कोई गलत है आपका कुछ समझने में
नहीं समझ आई तो प्लीज़, वरना फिर सर आगे चलेंगे। ये सर ये मुझे पूछना था, लैक ऑफ इनिशिएटिव थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। थैंक यू। इनिशिएटिव लैक ऑफ में क्या होता है? इनिशिएटिव मतलब इनिशिएशन, जिसको शुरुआत करना बोलते हैं अपन। जैसे कि पेशेंट आएगा और अपनी तकलीफ को उसको बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं बोल रहा है, बैठा हुआ है। मैंने पूछा कि जब मैं देखता रहा, उसने करीब 3-4 सेकंड हो गया, मुझे लगा कि ये नहीं बोलेगा अब। तो ये है जैसे कि गाड़ी खड़ी है और उसको धक्का मारना पड़ता है ना, कई बार धक्का मारना पड़ता तब चलती है वो गाड़ी, ठीक है ना। तो फिर जब और फिर बोलना शुरू करेंगे तो फिर शुरू हो जाएंगे वो। जैसे कि गाड़ी में हमने धक्का मार दिया, ढलान में खड़ी है गाड़ी, जब तक धक्का नहीं मारेंगे तब तक खड़ी रहेगी, और फिर धक्का मार दिया तो फिर वो लुढ़कती चली जाएगी, है ना। तो ये हो गया, शुरुआत करने में उनको दिक्कत होती है, और शुरू हो गए तो फिर वो दौड़ लगा देंगे। लेकिन इन दोनों की जैसे लाइकोपोडियम भी है, और ये और भी 2-4-10 मेडिसिन है शायद इसमें। और लाइकोपोडियम का लैक ऑफ इनिशिएटिव, उनकी टिमिडिटी अपीयरिंग इन द पब्लिक एंड टॉक, उनको एक डर रहता है स्ट्रेंजर्स के साथ पब्लिक के सामने बात करने में, है ना, हेजिटेशन होता है, इसीलिए वो इनिशिएटिव लैक ऑफ में रहते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। और इधर जो लैकेसिस वाले बंदे होते हैं, वैसे ये आर्टिस्टिक होते हैं, वैसे ये कोकोटेस में होते हैं, तो इनको मैग्नेटाइज डिजायर की जरूरत ज़्यादा होती है। मतलब तुम खुद ध्यान दे दो आप मेरी तरफ। डॉक्टर खुद अटेंशन सीकर होते हैं लैकेसिस, इसलिए उसने नहीं बोला कि डॉक्टर खुद ही पूछेगा, खुद ही मेरा ध्यान, खुद ही मुझे समझेगा, खुद ही मेरी कोशिश करेगा मुझे समझने की, खुद मेरे को अटेंशन देगा, है ना। इसलिए सबकॉन्शियस दिमाग में उनके ये रहता है। किसी ने पूछा अभी रिजर्व वर्सेस लैक ऑफ इनिशिएटिव, तो रिजर्व तो बहुत ही अलग ही चीज़ है। रिजर्व का मतलब आप यदि फिर भी पूछेंगे क्या हो रहा है, बुखार है, नहीं बोलेंगे इसके बाद, लेस एक्सप्रेसिव। और लैक ऑफ इनिशिएटिव में शुरुआत करने में उनको दिक्कत होती है, आगे फ्लो इनका हो जाएगा, लेकिन रिजर्व वाले कभी फ्लो में नहीं आएंगे। तो थैंक यू सर। रिजर्व्ड और मोनोसिलेबल ओवरलैप करते हैं फिर सर? नहीं, मोनोसिलेबस अलग चीज है। मोनोसिलेबस उनका स्टाइल ही ऐसा बात करने का। रिजर्व मतलब वो कम बात करने वाले, मोनोसिलेबस मतलब बात तो करेंगे लेकिन जो जवाब देंगे ना आपको, रिजर्व एक अलग होता है, एक सीक्रेटिव होता है। सीक्रेटिव मतलब आपसे बहुत हंसी मजाक में सारी बातें कर जाएंगे, लेकिन वो कुछ छुपा जाएंगे जो आपको कभी नहीं बताएंगे, जो उनका सीक्रेट है, दैट इज सीक्रेटिव। रिजर्व मतलब बहुत ओपन नहीं होते जो व्यक्ति, और मोनोसिलेबस उनका तरीका ही है मोनोसिलेबस टॉक का। तो रिजर्व्ड और मोनोसिलेबल और इंट्रोवर्ट को अगर बताना पसंद फरमाएं तो शुक्रिया के साथ। इंट्रोवर्ट एक वर्ड है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब अपनी बात है, एक्स्ट्रो मतलब एक्स्ट्रा मतलब खुल के, है ना, खुल के एक्सप्रेस कर देना। इंट्रोवर्ट मतलब अपनी सारी चीजें खुल के नहीं बताना। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं बताना चाहते लोगों को, है ना, उसी में सीक्रेटिव में आ जाएगा, वो सीक्रेटिव में आ जाएगा। और जो रिजर्व है वो सीक्रेटिव से अलग है, उसका डिस्पोजिशन है ना। और सीक्रेटिव है जो उसकी वो एक पार्ट हुआ, उसी रिजर्व डिस्पोजिशन का वो पार्ट हुआ। रिजर्व मतलब वो बंदा ही वैसा है पूरा, मतलब वो पर्सनालिटी है, रिजर्व पर्सनालिटी है। और जो उसके जैसे कि वो सीक्रेटिव है, तो जरूरी नहीं कि बंदा रिजर्व हो। जैसे कि मैं रिजर्व मतलब ना तो ज्यादा हंस के बात करने वाले, ना ज्यादा खुश मिजाज होने वाले, ना तो ज्यादा हंसी मजाक करने वाले, अपनी दुनिया में रहने वाले। अब यही बंदा सीक्रेटिव हो सकता है, जो रिजर्व है वो सीक्रेटिव हो सकता है, और जो वो तो सीक्रेटिव होगा ही, लेकिन कभी फास्फोरस भी सीक्रेटिव हो सकता है। फास्फोरस
बहुत मिलनसार है, सभी से हंस के बात करने वाला, खिलखिला के, और बहुत इजीली मिक्सअप होने वाला। लेकिन वो कहीं पे भी सीक्रेटिव हो जाएगा जहाँ पे उसको नहीं बताना होगा, कुछ ऐसी चीजें वो वहां पे छुपा ले जाएगा, है ना। तो सीक्रेटिवनेस किसी एक पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है, और रिजर्व तो पूरा पर्सनालिटी ही है। ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सर एक सवाल था। सर एक सवाल ये था कि लेकेसिस जो है अमूमन लैक ऑफ इनिशिएटिव में होता है या किसी किसी केस में हमें देखने को मिलता है ये? हर केस अलग है, शेड है ना, ये स्टेट है। जस्ट वी आर डीलिंग विद द स्टेट ऑफ पेशेंट। तो हम कौन सा पेशेंट किस स्टेट पे आता है, सीधा कई बार लेके ऐसे आएंगे जो शुरू होंगे तो वो बंद होने का नाम ही नहीं लेंगे, है ना। तो उसमें लैक ऑफ इनिशिएटिव का सवाल ही नहीं होता, तो फिर भी वो लैकेसिस है ना। अब आप देखिए लैकेसिस कितना हंसमुख बंदा है ना, कितना जेस्टिंग, मॉकिंग, सरकाजम सब में मिलेगा, ठीक है। तो अब ये बंदा लेकिन लैक ऑफ इनिशिएटिव में है, तो ये हमको रूब्रिक के थ्रू पता चल रहा है, कोई मटीरियल मेडिका हमको नहीं बताएगी कि बंदा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ठीक सर। है, तो ये कभी कोई एक स्टेट हो सकती है जो ऐसे भी बंदे आ सकते हैं। तो इसमें और भी रूब्रिक लिए थे, जैसे फियर ऑफ पेन है एक रूब्रिक, सेंसिटिव टू पेन, मतलब इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, सेंसिटिव टू पेन, फियर ऑफ पेन, जो कि मैं केयरफुल। और एक और रूब्रिक था केयरफुल, मतलब मैं अपना हाथ से हेड को सपोर्ट दे के उठता हूँ ताकि दर्द ना हो, तो फियर ऑफ पेन है। और वो केयरफुल भी है, सावधान है कि ऐसा करूंगा तो दर्द से बच जाऊंगा, ठीक है। तो एक और रूब्रिक था, उसने क्या कहा था कि मैंने 3-4 दिन पहले खट्टा खा लिया था, उससे बढ़ गया मेरा तकलीफ, तो डिल्यूजन इलाज, तकलीफ बढ़ा ली उसने, एक्स्ट्रावेगेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, और फ्रीबुलस, ये बंदा कैसा है, लापरवाह है। किसी को गले में तकलीफ है, उसको पता है खट्टे खाने से बढ़ जाती, फिर भी उसने खा लिया। ठीक है, हो गए सारे रूब्रिक क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गए जी। किसी और को क्लियर नहीं हुआ पूछ लें, फिर नहीं तो आगे बढ़े। सर ये डिल्यूजन इनलार्ज वाला बताइएगा किस लिए लिया था हमने? ये तकलीफ अभी कम थी और उसके खाने के बाद बढ़ गई, तो डिल्यूजन इंजरीज भी ले सकते हो आप, और डिल्यूजन इनलार्ज, पहले छोटी सी तकलीफ और अब बढ़ गई है। सर ये हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड भी हो सकता है ना, वो सर को ऐसे उठाने की सहारा दे के उठाता है। नहीं, वो इसलिए हेल्ड नहीं है, वो इसलिए कर रहा है कि उसके जो गर्दन पे वो आएगा ना, प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से उसको दर्द होगा। तो फियर ऑफ पेन लिया था मैंने उसको, फियर ऑफ पेन, वो कंप्लीटली बदले में है। हेल्ड डिजायर भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं या नहीं? नहीं, हेल्ड डिजायर नहीं होगा, या उसके ये करने के पीछे उसका रीजन है फियर ऑफ पेन। ओके सर इसमें आपने कौन सी डोज दी थी? 30 दी थी? 30 का एक डोज दिया था, उसके बाद 5 मिनट में ही उसको लगा कि 10% बेटर हुआ। उसके बाद वो बंदा, और जबरदस्त खांसी भी आ रही थी उसको, उसके बाद चला गया। तो 2 घंटे बाद उसका फोन आता है कि डॉक्टर साहब 30 के 3 डोज दिए थे मैंने, तो डॉक्टर साहब खांसी, गले का दर्द तो एकदम खत्म हो गया, ठीक है, मतलब 85% खत्म हो गया, लेकिन खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। तो उसके फादर का कॉल आता है, डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी है आपने कि उसका ये क्या खांसी बढ़ रही बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब? तो मैंने कहा वेट करो, मॉर्निंग तक बताओ मुझे। मॉर्निंग में उसका कॉल नहीं आया, तो मैंने खुद ही फोन करके पूछा कि क्या हुआ तुम्हारा। तो बोला डॉक्टर साहब बहुत बहुत थैंक यू कि आपकी उस दवा के बाद से रात को ही मैंने खाना खाया, पूरा दर्द वर्द 12-1 बजे तक मेरा सब दर्द खत्म हो गया, खांसी बढ़ गई थी, खांसी भी 2-2:30 बजे तक एकदम ठीक हो गई, अभी मॉर्निंग में मेरे को कोई भी कंप्लेंट नहीं बची। मतलब 8-9 घंटे में ही पेशेंट का टोटल टॉन्सिलाइटिस खत्म हो गया।
तो इतना फास्ट कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी जो सर आपको माइल्ड एक मैटर में। क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है। मैंने एक डॉक्टर है इंडिया के, वो भी उनका मैंने एक लिटरेचर वो पढ़ा था, तो वो कह रहे थे कि जो डोज आपको सूट करे, जैसे अभी आपने एक डोज इनको 30 पोटेंसी की दी और वो पेशेंट इम्प्रूव हुआ, तो वो कहते हैं इस डोज को फिर जैसे हमने लेक्सिस 200 दिया और उसको लॉक किया, उसको कहते हैं कि आपने लॉक किया। क्या माइल्ड मेथड्स में भी ऐसा है या ये क्लासिकल में है कि जिस छोटे डोज से पेशेंट इम्प्रूव हो सो आप एक डोज आगे बढ़ा के उन सिम्टम्स को या उस केस को लॉक कर लें? क्या ये है आपके माइल्ड सिम्टम्स में? इस तरह से करते हैं आप कि नहीं करते? नहीं, देखिए सबके डोजेज और पोटेंसीज का ना सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे हमने कहा कि 3 डोज का भी हमने फॉर्मूला सीखा है ना, तो ये हमने अपने सीनियर्स अपने गुरु से सीखा है कि 3 डोजेस देते हैं वो लोग। तो एक डोज भी काम करता है, 3 डोजेस का भी एक अपना एक्सपीरियंस है ना। तो ये जस्ट आप ये समझिए कि मैटर ऑफ एक्सपीरियंस है ना। सामने वाले बंदे ने क्या एक्सपीरियंस किया है, आप उसको ट्राई करें क्या रिजल्ट आता है, और उसको आप जस्ट टेक एज अ रिसर्च पार्ट, है ना। तो ये कहाँ कौन सा क्या चीज़ काम आ रही है, ये सब आपके एक्सपीरियंस, जस्ट इसको आपको सुनना है और अप्लाई करना है। जहाँ वो अप्लाई नहीं होता तो आपको अपना दूसरा एक्सपीरियंस अप्लाई करना है। तो ये मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली ये बहुत ही गजब का साइंस है ये होम्योपैथी, और स्पेशली पोटेंसी डोजेस है ना, रिपीटिशन, सबका अपना अपना अलग है, सबका अपना अपना अलग है ना। तो लेकिन सर अगर एक don't to be- पेशेंट आता है और उनके सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं, वो एक दिन बेटर होता है, नेक्स्ट डे वो कहता है कि इससे तो मैं बहुत बेटर हुआ लेकिन अब थोड़ी सी दोबारा मुझे लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें? वापस डोज, वापस ही नीड अगेन डोज। ठीक है सर, ओके। जैसे ही लगने लगता है अभी दर्द ठीक हो गया था, वापस थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, ही नीड अ डोज अगेन, डोज मेडिसिन ऑफ मेडिसिन। सर वो 3 डोजेज जो दी थी तो उसका रिपीटिशन क्या था, कितने देर बाद देनी थी एक डोज के बाद? 15 मिनट्स में। देखिए बहुत इंटेंसिटी, बहुत सीवियर पेन है, इनटॉलरेबल अनबियरेबल पेन है, पेशेंट को रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, 5 मिनट में भी आप मेडिसिन दे सकते हैं, 5 मिनट में। ठीक है सर। सर वापस वही डोज देनी है या थोड़ा आगे पीछे करनी? नहीं, सेम डोज। जब नेक्स्ट फॉलोअप में आता है पेशेंट तो सेम डोज वापस देनी है, लेकिन उससे इंप्रूव नहीं हुआ तो फिर ऑल्टर करनी है, आपको थोड़ी सी बढ़ानी है। या कम भी करनी हो सकती है, 30 की जगह 6 दे दे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये तब करना है जब आपको फिर उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा, तब। नहीं, आपने कहा आल्टर कर दे, बढ़ा दे, तो मैंने कहा आल्टर करने में हम बैक पे भी जा सकते हैं, 6 पे भी जा सकते हैं, 30 की नहीं, 200 पे ऊपर ही जाना सकते है, हैं। ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर से अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो फिर और ऊपर जाना है, 200 पे जाना है, उससे भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको नीचे आना है 6 में। और सर इसमें जो पोटेंसी है वो लिक्विड डोज है या पाउडर फॉर्म है, पोटेंसी सेंटीमेंट्स है, एलएम पोटेंसी है, क्या पोटेंसी है? नहीं, 30 तो 30 है, डायरेक्ट आपको टंग पर देना है लिक्विड फॉर्म में, है ना। यदि आप ऐसा नहीं दे सकते हैं तो पुड़िया वो उस पर ग्लोब्यूल पर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है कैसे देते हैं आप, रोज होना चाहिए बस। अच्छा सर, वैसे एक बात है कि जो संकन साहब का जो सेंसेशन मेथड है उसमें तो 7 उन्होंने बताए हैं, अपना जो उनके जो है ना पोटेंसीज के 7 लेवल्स बताए हैं उन्होंने। तो क्या माइंड मेथड में सैगल साहब के पास भी ऐसी कोई सीक्वेंस है, उनके पास भी कोई सब? नहीं, ये देखिए ये मैटर ऑफ रिसर्च है, लेकिन एक्सपीरियंस से आ रहा है अभी। तो जैसे कि मैंने अपनी रियल बताऊं, मैंने कभी अपनी अब तक की प्रैक्टिस में मैंने कभी पोटेंसी रिपीटिशन पर कभी सवाल क्रिएट नहीं किया, रिकॉर्ड है मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा आप केस देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, है ना, कि हमको करना क्या है। जस्ट
मैंने आपको गाड़ी सिखा दी, आपको मालूम है कि ये रास्ता है, आपको सिखा दिया गया, लेकिन आपको ड्राइविंग आपको ही करनी है। जहाँ पे मोड़ आता है, जहाँ पे ब्रेकर आता है, जहाँ पे ब्रेक लगाना है, जहाँ पे क्लिच दबाना है, जहाँ पे गियर बदलना है, आपको ही करना है। तो ये पोटेंसी का जो डोज सिलेक्शन है, इवेंट डोज तो चलिए, उसके बाद में आगे फर्दर केस को कैसे ले जाना है, ये आपका केस ही तय करेगा। तो जो बेसिक रूल है ना, ये सब मेरा खुद का सीखा हुआ है ना, और आप भी खुद सीखेंगे, है ना। तो जो पोटेंसी वाला है, तो पेशेंट सबसे पहले तो इम्प्रूव हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, जहां तक इम्प्रूव हो रहा है छोड़ दीजिए। लेकिन अब पेशेंट बेटर नहीं हो रहा है, अटका हुआ है, वापस डोज दीजिए। वहां से इम्प्रूव होना शुरू हो गया तो वापस छोड़ दीजिए। वापस पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, फिर पोटेंसी बढ़ा दीजिए, है ना। फिर थोड़ा सा बढ़ाइए पानी में डाल के 10 स्ट्रोक देके, ठीक है। 10 स्ट्रोक देके तो जो 30 पोटेंसी है आपकी, तो जो 30 का एक डोज था तो 30.1 बन गया, है ना। 30.2 ऐसे करके 10 स्ट्रोक देके, ठीक है, ऐसे करके। बच्चों में भी दे सकते हैं, बच्चों में जस्ट स्पून डोज पे दो आप, स्पून में 1 स्पून पानी लो, उस पर 1 बूंद डाल दो, उस पर पिला दो। और छोटे बच्चे जो अभी ने पानी नहीं पीना शुरू किया, उस पर मिल्क में मिला के दे सकते हैं, है ना। तो ये सब डिफरेंट तरीके हैं। सर इसमें हमने ये अभी तक ये पढ़ा है कि हैनवेनियन या क्लासिकल मेथड में व्हेन एवर द माइंड सिम्टम्स हायर द पोटेंसी, अगर फिजिकल जनरल है तो आपको लोअर पोटेंसी में आपको खेलना है। ये अभी तक तो नहीं ऐसा नहीं है। हाँ तो ये मेथड है, कैंटीनियन स्कूल ऑफ थॉट है, वो तो इसी पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं कि व्हेन एवर द माइंड सिम्टम पोटेंसी इज द हायर। नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। देखिए जो 30 पोटेंसी है इटसेल्फ हाई पोटेंसी, मीडियम टू हाई, है ना। तो हैनीमैन साहब ने कहा है, क्या कहा है, जो भी ट्राइचुरेशन के बाद की जो पोटेंसी 630, 6 ये है लोअर पोटेंसी। 30 अपने आप में मीडियम टूवर्ड्स हाई है, 200 और हाई, 1M 10M बहुत हाई, है ना। तो ऐसे। और जो देखिए वाइटल फोर्स अपने ससेप्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है अपने वेरियस काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम एंड अलोंग विथ इट्स इंटेंसिटी एंड डिग्री एंड इंटेंसिटी। वो कितना, जिस लेवल पे वाइटल फोर्स होगा वो अपने सिम्टम, और फिर उसको उतना ही चाहिए जेंटल टच। इवन मैं बताऊं आपको तो ये हैनीमैन साहब का ऐसा कहना था, केंट साहब का अलग कहना था। और आज के अभी मैं आपको बताऊं इंडिया में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं तो 6 पोटेंसी के ऊपर गए ही नहीं कभी प्रैक्टिस में, और अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम केसेस पढ़ते हैं, हेरिटेज में पढ़ते हैं केसेस उनके ना। हाँ आप पढ़ेंगे बहुत कुछ, लिटरेचर में पढ़ेंगे बहुत कुछ, केसेस देखे लेकिन मैंने, अब सबके जो 6 एक्सपीरियंस अलग अलग। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ, कुछ डॉक्टर्स LM पोटेंसी के अलावा कोई पोटेंसी नहीं देते, हाँ, लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट उनको आ जाते हैं। तो हमको रियल बताऊं, हमको ये वो यदि LM पोटेंसी के अलावा कुछ नहीं करते तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको ऐसा नहीं करना। हमको जितने आइडियाज हैं हमको सबको अप्लाई करना है। इफ योर मेडिसिन इज करेक्ट, गो अप टू एट द लेवल ऑफ LM पोटेंसी। यदि आपकी ये नीचे की पोटेंसी काम नहीं कर रही है तो मैं बताऊं, अपने केस में एक केस ऐसा था जहां पे मैंने 30 दिया, कोई काम नहीं हुआ, 1M दे दिया, कोई काम नहीं हुआ, 0/2-3 दे दिया, कोई काम नहीं हुआ, फिर वापस 200 पे आया, 2 डोज ने मामला खत्म कर दिया। तो इस तरीके से आप उसी केसेस में है, उसी केसेस जब आपकी सिम्टम परसिस्ट कर रही है, जब आपकी जो आपने अपना मेडिसिन फाइंडिंग क्लोज कर लिया, आपने मेडिसिन को लॉक कर दिया, देन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा पोटेंसी में, देन यू विल गो द हायर। यस, पहले तो हमको पहले मेडिसिन पे ही श्योर होना ना कि मेडिसिन सही है कि नहीं। मतलब जब हमें मेडिसिन में हमें श्योर हो गए कि मेडिसिन यही है, सिम्टम यही है, देन हमें फिर अपने पोटेंसी में हमें शेक नहीं होना, पोटेंसी में कंफर्म ही ऊपर जाएंगे फिर। अगर हाँ, मेडिसिन श्योर होना चाहिए, मेडिसिन श्योर। राइट सर। देखिए होम्योपैथी इज साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो आर्ट सब ज्यादा है, साइंस तो अपने आप में उतना ही है।
मेडिसिन वही लिखी है ना, लेकिन आपको देने का तरीका ये पूरा केस एक्सपाइल कर देता है कई बार। और कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पोटेंसी डोज सब चूक कर रहा है उसको। अच्छा, और अपना सर मैं आपकी इजाज़त से अपने क्लास फेलो साथियों से बात करना चाह रहा हूँ। श्योर, बोलिए। अच्छा तारिक ज़ुबैर साहब, तारिक ज़ुबैर साहब जी। अच्छा मेरी मेरी सुने, ये सर को पढ़ा लेने देना, तो हम कोई 6-7 मिनट बाद वो बात शुरू करेंगे। सर को मतलब एक फारग कर इसलिए कर लेंगे कि उन्होंने अपने भी काम करने, वो आज आपने पढ़ाना है ना जी। सर आप पढ़ा लें, फिर हमने ग्रुप में कोई बात आपस में करते रहेंगे, आप फिर आराम फरमाइएगा। जी सर जारी रखिए प्लीज। ओके तार साहब, थैंक यू तार साहब, थैंक यू। हाँ जी, हाँ आज के लिए तो अभी मेरा इतना ही है सर, क्योंकि मेरा ये बैटरी भी बिल्कुल मोबाइल का डाउन हो रहा है। आज 2 क्लास हो गई मेरी, एक जीएमटी में भी क्लास था। अच्छा जी। तो अभी मैं बोल ही रहा हूँ 8 बजे से। हो क्या बात है। गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि ये सैगल मेथड में कहते हैं जब आप मेडिसिन दे दें तो एक्सक्रीटा जो है ये बॉडी से जो है डिस्चार्ज होता है। तो आप चूँकि 1.5 साल से होम्योपैथी कर रहे हैं माइंड मेथड के मुतालिक, तो इस बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। कई केसेस में ऐसा होता है कि जैसे कि आपने ऐसे हर केस में नहीं देखने को मिलेगा कि जो डिस्चार्जेस मतलब एलिमिनेशन, जो हैनीमैन साहब ने भी कहा है कई बार, जो सप्रेशन होता है वो आपका राइट मेडिसिन एक्ट होने के बाद वो वाइटल फोर्स अपने आप को सेटल करने के लिए वो एक्सक्रीशन या डिस्चार्जेस या किसी भी तरीके का स्किन इरप्शन, इस तरीके से बॉडी वो जो सेकेंडरी जो रिएक्शन है मेडिसिन का वो इस तरीके से होगा। लेकिन हर केस का अपना एक वो है, खुद की उसकी डायनामिसिटी है, वाइटलिटी है। कई बार वो बिगर एग्रावेशन के ही ठीक हो जाता है, कई बार कोई एग्रावेशन का शेड भी देखने को नहीं मिलता, या कई बार होता भी तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि क्योंकि पेशेंट हमारे पास में नहीं रहता ना, तो जैसे कि आपने मेडिसिन दिया, खांसी ठीक हुई, कल उसको डायरिया हो सकता है, फीवर आ सकता है बीच में, है ना। तो हमको यही वेट एंड वॉच करना है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते बाद फीवर आ रहा है तो हम उसको मारें, ऐसा नहीं है। वो 1-2 दिन में ही आपको देखने को मिलेगा स्लाइटेस्ट ऑल्टरेशन, थोड़ा सा जो प्रीवियस आपकी मेन कंप्लेंट ठीक होगी, दूसरी कंप्लेंट आएंगी जाएंगी, इस तरीके से पेशेंट ठीक होता है। तो उधर आपको डिस्टर्ब नहीं करना, पोटेंसी नहीं देनी है जहाँ पर एक्सपल्सन डिस्चार्ज है ना, एक्सक्रीशन ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो हर केसेस में नहीं है, और ये थोड़ा सा रिफाइंड पार्ट है। कई बार थोड़ा सा मॉडरेट टू सीवियर यदि हो गया तो पेशेंट ऑब्जर्व कर लेगा, अदरवाइज निकल जाता, पता भी नहीं चलता। ठीक है, ठीक। किसी और ने कोई सवाल करना हो तो वेलकम। सर ये वाटर डोज के मुतालिक हम कंफ्यूज हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कैसे बनाएं, किस तरह दें, क्या करें। बहुत इजी है ये वाटर डोज का कॉन्सेप्ट। जस्ट टेक हाफ कप ऑफ वाटर और उस पर आप 2 बूंद डाइल्यूशन फॉर्म का जो भी आपके पास मेडिसिन है जो आप देने वाले हैं उस पर डाल दीजिए, या तो फिर आप 30 ml का बॉटल ले लीजिए, उसको आधा भर लीजिए और उस पर 2 बूंद दवाई के डाल के 10 स्ट्रोक दे दीजिए आप। ठीक है, ये फिर भी 10 स्ट्रोक दे रहे हैं तो आप 0.1 बढ़ा रहे हैं, लेकिन 10 बार स्टेयर कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि 5 बार ही आप बढ़ा रहे हैं। तो जितना जैसा आपका रिक्वायरमेंट, पहले ऐसे करो आप कि जैसे आपने डायरेक्ट डोज दिया, डायरेक्ट डोज से चेंज आ गया तो अच्छा है, नहीं आया चेंज तो फिर आप उसको 10 बार चम्मच में वो आधा कप पानी में लेके 2 बूंद डाल के दवाई का उसको 10 बार स्टर करके दे सकते हैं। उससे भी नहीं आता है तो फिर आप सीधा स्ट्रोक 10 स्ट्रोक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। मतलब पानी में मेडिसिन को डिजॉल्व करके देना है तो उसका पोटेंसी बढ़ जाता है ना। जस्ट ये दिस इज बेस्ड ऑन द अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी।
है ना, इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछ ले वरना फिर सर को हम खुदा हाफिज कहें, गुड नाइट करें और हम आपस में फिर गुफ्तगू कर लें सारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। So grateful to you. लव सर का थैंक यू। थैंक यू।